विद्यार्थियों, आज के अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास NCERT कक्षा 12 का पाठ नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है राजा, किसान और नगर। इस पाठ में मुख्य रूप से प्रारंभिक राज्यों व अर्थव्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जिसमें 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का अध्ययन है। तो विद्यार्थियों, आइए मेरे साथ जुड़िए और निरंतर अध्ययन करते रहिए। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और निरंतर जुड़े रहिए, अपने साथियों को भी जोड़िए। तो विद्यार्थियों, आइए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। विद्यार्थियों, राजा, किसान और नगर, इस क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस अध्याय में मुख्य रूप से आरंभिक राज्यों और अर्थव्यवस्था का वर्णन किया गया है। जैसा कि हमने पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था, उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 1500 वर्ष के समय में एक लंबा अंतराल रहा और इस अंतराल में विभिन्न प्रकार के विकास हुए। कौन कौन से विकास हुए? इसी समय में सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे जो रहने वाले लोग थे, उन्होंने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा और वह ग्रंथ था ऋग्वेद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय साहित्य में ऋग्वेद का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय प्रारंभिक साहित्य में ऋग्वेद अपना स्थान रखता है। हम ये भी जानते हैं कि 4 प्रकार के वेद होते हैं। उन वेदों में सबसे प्राचीन और प्रमुख वेद है ऋग्वेद। उसके बाद में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इस प्रकार कोई 4 वेद हैं। ऋग्वेद की जो रचना की गई है वह हड़प्पा के सभ्यता के बाद के समय में की गई है। उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे भारतीय उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह आया, जैसा कि हमने अध्ययन किया था कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वह एक शहरी सभ्यता थी, लेकिन उसके बाद का जो समय आया, अब कृषक बस्तियां प्रारंभ हो गई, यानी कि अब ग्रामीण सभ्यता पनपने लगी। दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। चरवाहा बस्तियों से तात्पर्य यह है कि चरवाहे अपने पशुओं को लेकर लंबे स्थानों पर घुमा करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और अपनी बस्तियों में परिवर्तन करते रहते थे। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के बाद के समय में हमें यह परिवर्तन देखने को मिलता है कि भारत का जो क्षेत्र है दक्षिण और दक्षिण पठार का, वहाँ पर चरवाहा बस्तियाँ दिखाई देती है। ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के लिए एक नए तरीके की हमको व्यवस्था दिखाई देती है और उस व्यवस्था को हम बोलते हैं महापाषाण। विद्यार्थियों, इसके ऊपर हम और ध्यान से देखते हैं। जैसा कि आपको यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं और इन पत्थरों के पास में कुछ लोग भी बैठे हुए हैं। तो ये जो शवाधान की प्रणाली थी दक्षिण भारत में, इसमें बड़े बड़े पत्थरों के नीचे शवों को गाड़ दिया जाता था और चिन्ह के रूप में वहाँ पर बड़े पत्थर लगाए जाते थे। इसे हम महापाषाण संस्कृति कहते हैं। विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया जाता था। एक मुख्य परिवर्तन यहाँ पर हमें और दिखाई दे रहा है कि अब लोग लोहे से परिचित होने लग गए थे। जैसा कि हमने हड़प्पा सभ्यता में देखा था, लोग तांबे से परिचित थे, कांसे से परिचित थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। लेकिन अब भारत में लोहे से भी लोग परिचित होने लगे और शवों के साथ में लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया जाने लगा। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से नए परिवर्तन दिखाई देते हैं। विद्यार्थियों, अब यहाँ पर हम एक बार ये समझने का प्रयास करेंगे कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से क्या तात्पर्य है। जैसा कि हमने पहले भी समय रेखा का अध्ययन किया था, यहाँ आपके सामने मैंने उदाहरण के रूप में एक समय रेखा बनाई है, तो ध्यान से देखिए। समय जो होता है वह दोनों तरफ अनवरत है। इधर भी आपको तीर का निशान दिखाई दे रहा है और इधर भी दिखाई दे रहा है। मान लीजिए कि वर्तमान जो समय है वो ये है 2021, लेकिन समय उसके आगे भी निरंतर चलता रहेगा। इधर भी समय निरंतर चल रहा है। बीच में हमने 0 लिखा है। 0 से तात्पर्य है कि जैसे कि वर्तमान में हम 2021 बोल रहे हैं, तो 2021 से क्या तात्पर्य है? 2021 से तात्पर्य यह है कि 0 से लेकर वर्तमान तक का समय। लेकिन समय तो इससे पूर्व भी था। इससे पूर्व भी समय जो होता है उसकी गणना हम इस प्रकार करते हैं: 0, 1000 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व, इस प्रकार।
हमने अध्ययन किया था कि हड़प्पा सभ्यता एनसीईआरटी की पुस्तक के अनुसार 2600 ईसा पूर्व में थी और इसका अंत जो हुआ वो लगभग 1900 ईसा पूर्व माना है। इस प्रकार ये जो समय है, ये समय हड़प्पा सभ्यता का समय है, सिंधु घाटी सभ्यता का समय है। हम वर्तमान में अभी हमने बात की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से तात्पर्य है कि 0 से 600 साल पहले, तो लगभग ये जो स्थान है वो 0 से 600 साल पहले का समय है ईसा पूर्व, और 0 के बाद में अगर हम आते हैं 600 साल तो यहाँ होते हैं और इसको हम बोलते हैं ईस्वी। तो विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का अध्ययन करेंगे। अभी मैं आपको जो परिचय दे रहा था वो 1900 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच का था। इसी दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में जो जो परिवर्तन हमें दिखाई दिए उस पर हमने अभी चर्चा की। चरवाहा बस्तियां देखी गई, किसान बस्तियां होने लगी, महापाषाण काल इसी समय था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से हुए परिवर्तन कौन कौन से? अब हम इस काल पर चर्चा कर रहे हैं कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का जो समय है इसमें क्या क्या परिवर्तन था, यह भारतीय उपमहाद्वीप में क्या स्थितियां थी। पहला, आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास हुआ। अब धीरे धीरे राजाओं की संस्कृति पनपने लगी। दूसरा, कृषि उपज को संरक्षित करने के नए तरीके आने लगे, उस तरीकों में परिवर्तन होने लगा। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ। विद्यार्थियों, या तो नगर सिंधु घाटी सभ्यता में देखे गए थे या ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में नए नगर बने। इस काल को भारत में दूसरी नगरीय सभ्यता का समय भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, इतिहासकार इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए कुछ मापदंड होते हैं। जो प्राचीन समय में जो घटनाएं हुई है उसका अध्ययन किस प्रकार किया जाता है? तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के जो स्रोत हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं। पहला स्रोत है साहित्यिक स्रोत और दूसरा स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, साहित्यिक स्रोत से तात्पर्य है साहित्य जो लिखा गया है उससे संबंधित अध्ययन। यह भी मुख्य रूप से पुनः 2 भागों में है, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य से यह तात्पर्य है धर्म संबंधी ग्रंथों का अध्ययन, जैसे अभी हमने ऋग्वेद की बात की थी। इसी प्रकार के जो धर्म से जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, उनसे संबंधित ग्रंथों में जो इतिहास लिखा जाता है उसे हम धार्मिक साहित्य कहते हैं। दूसरा स्रोत है धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य से तात्पर्य है कि धर्म के अतिरिक्त जो साहित्य लिखा गया है, बहुत सारे महान विद्वान हुए हैं, उन्होंने लिखा है, कहानियाँ लिखी है, उपन्यास लिखे हैं, काव्य संग्रह लिखे हैं, वो सारे ग्रंथ धर्मेतर साहित्य में आता है। इतिहास की जानकारी का दूसरा स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। पुरातत्व का अध्ययन हमने पूर्व के पाठ में किया था कि खुदाई के दौरान जो साक्ष्य मिलते हैं वह इसमें सम्मिलित होते हैं, या कोई अभिलेख महापाषाण है उस पर कुछ लिखा हुआ है तो वो इसमें सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से देखिए पुरातात्विक स्रोत मुख्य रूप से है उत्खनन से प्राप्त अवशेष, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन और मूर्तियाँ। इनके माध्यम से इतिहासकार जो इतिहास का कालक्रम तय करते हैं, उसका तिथिक्रम निर्धारित करते हैं, ये सभी इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। साथियों, प्राचीन भारतीय इतिहास का कालक्रम निर्धारण करने में पुरातात्विक स्रोतों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पुरातात्विक स्रोतों में भी सबसे महत्वपूर्ण अभिलेखों को माना जाता है। अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। कहने का तात्पर्य है अभिलेखों में प्राचीन समय में पत्थर पर, धातु पर या कठोर मिट्टी के बर्तनों पर खुदा हुआ है, लिखा गया है, उसे अभिलेख कहा गया है। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियों, क्रियाकलापों और विचारों को लिखा जाता है जो उन्हें बनवाते हैं। तो प्राचीन समय में अभिलेख कौन बनवाते थे? अभिलेख बनवाने का काम या तो राजा करते थे, या कोई बड़े सामंत करते थे, या कोई सक्षम धनवान व्यक्ति किया करता था। वही व्यक्ति उन्हें अपने जीवन की उपलब्धियों को, अपने द्वारा किए गए कार्यों को अभिलेखों पर खुदवाते थे। अभिलेखों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें निर्माण की तिथि खुदी हुई होती है। इससे इतिहासकार इतिहास का कालक्रम निर्धारित कर देते हैं। और जिन अभिलेखों पर तिथि नहीं होती है उनका काल निर्धारण आमतौर पर उनकी लिपि के आधार पर
या लेखन शैली के आधार पर किया जाता है, क्योंकि हर समय की लेखन शैली और लिपि अलग अलग होती है। उसी के आधार पर इतिहासकार उसका कालक्रम निर्धारित करते हैं। प्राचीनतम जो अभिलेख है वो मुख्य रूप से प्राकृत भाषा में मिलते हैं। विद्यार्थियों, प्राकृत भाषा से क्या तात्पर्य है? प्राकृत भाषा से तात्पर्य आम भाषा है, जो जन सामान्य की भाषा होती है। जन सामान्य जो भाषा काम में लेते थे उसे प्राकृत भाषा कहा गया है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र कहते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर हम कुछ अभिलेखों के उदाहरण भी लेंगे। मुख्य रूप से अशोक के अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी का अभिलेख और स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। हम अभिलेखों के इन उदाहरणों के अतिरिक्त आप चित्र के माध्यम से भी अभिलेख देख सकते हैं कि अभिलेख किस प्रकार के होते हैं। अभिलेखों पर भाषा में खुदा हुआ लिखा गया है और ये जो शैली है ये उस समय की शैली है कि किस भाषा में लिखा गया है। ज़्यादातर ये लेखन प्राकृत भाषा में हुआ है। अशोक के समय के जो अभिलेख है वो ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। प्रिंसेप और पियदसी, हमारी पुस्तक में ये दो शब्द आए, प्रिंसेप और पियदसी। इन दोनों से क्या तात्पर्य है? 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। तो प्रिंसेप कौन है? प्रिंसेप जेम्स प्रिंसेप है, जैसा कि आपको यहाँ चित्र में भी दिखाई दे रहा है। ये एक अंग्रेज अधिकारी थे। इन्होंने उस समय प्राप्त जो अभिलेख थे उसमें ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में जो लिखा गया था उसको पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का प्रयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों पर किया गया है। इन अभिलेखों और सिक्कों पर पियदसी लिखा हुआ है। विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण शब्द है कि ये जो अभिलेख प्राप्त हुआ है प्रारंभिक, उस पर पियदसी शब्द लिखा हुआ है। पियदसी से क्या तात्पर्य है? पियदसी से तात्पर्य है मनोहर मुखाकृति वाला राजा, सुंदर मुख वाला राजा। प्राकृत भाषा में अशोक को अशोक लिखा जाता है। विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा, इस पुस्तक में आपको जगह जगह अशोक लिखा हुआ मिला है, जो कि एक प्राकृत भाषा का शब्द है। वर्तमान में हम अशोक को देवनागरी लिपि में इस प्रकार से अशोक लिखते हैं, लेकिन इस पुस्तक में प्राकृत शब्द का प्रयोग किया गया है। कुछ अभिलेखों में राजा का नाम भी मिलता है और वह राजा का नाम है अशोक। तो विद्यार्थियों, ये जो मुखाकृति, जो मनोहर मुखाकृति वाला व्यक्ति है वह कौन है? वह है अशोक। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार यह अशोक कौन था? अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। वैसे हमने पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ा है कि मौर्य साम्राज्य में एक महान राजा हुआ था जिसका नाम था अशोक, और यहाँ अभिलेखों में उसी अशोक को अशोक या पियदसी कहा गया है। और जेम्स प्रिंसेप ने यह बताने का प्रयास किया कि यह जो राजा है इसी ने ये अभिलेख खुदवाए थे। इसीलिए जेम्स प्रिंसेप द्वारा पियदसी के जो पहचान है उसका राजनीतिक इतिहास को जानने में मदद मानी जाती है, जिससे इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी है। साथियों, भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण काल विभाजक की तरह माना जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी समय है। मुख्य रूप से इस समय जो परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला, आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों का विकास हुआ। दूसरा, बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। आने वाले पाठों में हम बौद्ध और जैन साहित्य के ऊपर और बौद्ध और जैन दर्शन के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन यह वह समय था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जब जैन और बौद्ध धर्म भी पनपने लगे, उत्पन्न होने लगे। अब हम एक नए शब्द से परिचय ले रहे हैं और शब्द वह है जनपद। जनपद में दो शब्द बने हुए हैं, जन और पद। इन दोनों से मिलकर ये शब्द बना है। आइए इस शब्द को अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहाँ कोई जन से तात्पर्य क्या है? जन से तात्पर्य लोग, कुल या जनजाति। तो जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड जहाँ कोई जन अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। तात्पर्य ये हुआ कि जहाँ कुछ लोग, जाति, एक समाज बस जाते हैं, अपना पांव रखते हैं, उसको हम बोलेंगे जनपद। जनपद शब्द का प्रयोग प्राकृत व संस्कृत दोनों भाषाओं में किया जाता है और दोनों ही भाषाओं में इसका प्रयोग जनपद के रूप में ही किया जाता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। विद्यार्थियों, जनपद छोटे जगह के लिए प्रयोग में लिया जाता है, लेकिन जब
वही क्षेत्र बड़ा हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, तो उसे महाजनपद कहते हैं। प्रारंभिक बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें मिलता है, जिसमें से प्रमुख महाजनपद हैं कौन कौन से हैं? वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती। इसके अलावा भी और भी महाजनपद हैं जिसको भी हम आगे मानचित्र में देखेंगे। महाजनपदों का जो शासन था वो 2 प्रकार से था। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। कौन कौन से प्रकार हैं? पहला प्रकार तो है राजतंत्र और दूसरा प्रकार है गणतंत्र। राजतंत्र में शासन राजा द्वारा किया जाता था और अधिकांश जो महाजनपद थे वह इसी श्रेणी के थे। दूसरा है गणराज। कुछ महाजनपद ऐसे थे जहाँ पर गण व संघ के नाम से प्रसिद्ध थे और इन राज्यों पर कई लोगों का समूह शासन करता था। जैसा कि गणतंत्र के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, गण से तात्पर्य लोगों का समूह है, तो ऐसे राज्य जिसके ऊपर लोगों का समूह शासन करता हो उसे बोलते हैं हम गणतंत्र। और इस समूह में जो प्रत्येक व्यक्ति था वह राजा कहलाता था। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी और उस राजधानी को एक किले के द्वारा घेरा जाता था। बड़ी दीवार होती थी, ऊंची दीवार होती थी, उस दीवार के माध्यम से उसे घेरा जाता था। अब विद्यार्थियों, हम धर्मशास्त्र के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं कि 6ठी शताब्दी के आसपास धर्मशास्त्रों की क्या स्थिति थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू कर दी थी। इनमें शासक सहित अन्य सभी के लिए नियमों का निर्धारण किया गया था। क्योंकि ये समय राजाओं का समय था, नए आरंभिक राज्यों का समय था, नए जनपदों का समय था, तो इस समय में धर्मशास्त्रों में विभिन्न विद्वानों ने यह निर्धारित किया कि राजा के क्या कर्तव्य होंगे, प्रजा के क्या कार्य होंगे, किस प्रकार राज्य का संचालन होगा। ये सारा उल्लेख हमें जिन ग्रंथों में मिलता है वह कहलाते हैं धर्मशास्त्र। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर लेना था। कर से तात्पर्य टैक्स है, कर लेना तथा भेंट वसूलना था। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। धर्मशास्त्रों में स्पष्ट किया गया है कि जो शासक है वह किसानों से, व्यापारियों से, शिल्पकारों से एक तो कर लेगा और भेंट स्वीकार करने की उसे अनुमति थी। विद्यार्थियों, अब हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो 16 महाजनपद थे उनकी स्थिति का अध्ययन मानचित्र पर करेंगे। विद्यार्थियों, यह मानचित्र में हमें आरंभिक राज्य और उनकी राजधानियां दिखाई दे रही है, इनका हम अध्ययन करते हैं। आप देखिए कि मानचित्र में हमें भारत के उत्तर व पूर्वी क्षेत्र में जो राज्य दिखाई दे रहे हैं उसमें प्रमुख है मल, वज्जी, वैशाली, अंग, मगध, काशी, कौशल, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, कुरु, सुरसेन, मत्स्य, चेदी, अवंती और बंग क्षेत्र। ये जितने भी हमें राज्य दिखाई दे रहे हैं ये उत्तर भारत के महत्वपूर्ण महाजनपद हैं। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण महाजनपद हमें दक्षिण भारत की तरफ भी दिखाई दे रहा है और वह है अस्मक, जो कि पूर्ण रूप से दक्षिण में नहीं होकर मध्य और दक्षिण की तरफ है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार ये जो क्षेत्र है भारत का, इसमें 16 महाजनपदों की स्थिति हमको देखने को मिल रही है। और ये जो 16 महाजनपद हैं यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत में विद्यमान थे। विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के भारत के बारे में, उस समय की अर्थव्यवस्था की प्रारंभिक क्या स्थिति थी, राजाओं की और किसानों की क्या स्थिति थी, उसका अध्ययन किया है। आने वाले भाग में हम इसी पाठ का दूसरा भाग लेंगे और उसमें 16 महाजनपदों में से प्रमुख महाजनपद मगध और अन्य साम्राज्य जिसमें मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और दक्षिण भारत के जो भी राज्य थे उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़े रहिए और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहिए। धन्यवाद।